नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ बिजनौर से। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, एक सिपाही और गौ तस्कर घायल। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में गौबांस भी बरामद किया है। साथ ही बिजनौर के कस्साबर इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हम जानकारी बता रहे बिजनौर में, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। साथ ही इस दौरान भारी मात्रा में गौबांस भी बरामद किया गया है और जो भी इसमें घायल हुए सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में गौबांस भी बरामद किया। पुलिस को भी इसमें चोटें आई है। फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और एक सिपाही और गौ तस्कर इसमें घायल हुए हैं। मुठभेड़ की खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अहम खबर आपको बता रही हैं। लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक और खबर गौकशी की सामने आई और इस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एक सिपाही घायल है, साथ ही गौ तस्कर को भी चोटें आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक सिपाही और गौ तस्कर घायल, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में गौबांस भी बरामद किया। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये मुठभेड़ की जो खबर है, इसमें एक सिपाही के साथ गौ तस्कर को भी काफी चोटें आई, जिसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। और बताया यह भी जा रहा है कि भारी मात्रा में गौबांस भी पुलिस ने बरामद किया है। देखिए, आज दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे चौकी इंचार्ज जाटान जोगेंद्र तेवतिया को यह सूचना प्राप्त हुई कि मिर्दगान खस्सी निवासी गुलाम साबिर उर्फ इद्दी के मकान में गोकशी हो रही है। इस सूचना पर एसएसआई कोतवाली नगर मीर हसन और ये चौकी इंचार्ज जाटान, इन लोगों ने जब वहाँ छापा मारा तो वहाँ देखा कि गोकशी कर रहे थे, जिसमें 3 लोग थे। एक ये गुलाम साबिर उर्फ इद्दी, याकूब और दानिश, इन लोगों ने अपने बचाव में फायरिंग किया। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सदर विधायक रुचि वीरा की नाती के जन्मदिन कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इस दौरान आजम खां समर्थक सपा नेताओं का हुजूम भी शामिल रहा है। बिजनौर दौरे पर है आजम खां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही काफी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। तस्वीरें, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आजम खां के समर्थकों का उनके पहुंचने के बाद हुजूम जमा हो गया। बिजनौर की तस्वीरें, आजम खां बिजनौर पहुंचे, रुचि की नाती के जन्मदिन में आजम खां शामिल हुए हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक जन्मदिवस का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में आजम खां शामिल हुए। सुरक्षा को लेकर पुख्ते इंतजाम किए गए थे। जब बिजनौर आजम खां पहुंचे तो उनके समर्थक इकट्ठा हो गए। समर्थकों का हुजूम नजर आया। तो कन्नौज में जनरल टिकट लेकर रिजर्व बोगी में सफर कर रहा महिला को बता दें कि इस दौरान महिला को पकड़ा गया है। और साथ ही बता दें कि महिला ने आरपीएफ पर कमरे में बंद करके पीटने का आरोप भी लगाया है, जिसे लेकर महिला ने रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। साथ ही आरपीएफ सिपाही पर पेट में लात मारने का आरोप भी लगाया। इस पूरे मामले में कन्नौज रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का भी माहौल बन गया। महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। रिजर्व बोगी में सफर कर रही थी महिला, जनरल टिकट लेकर महिला सफर कर रही थी और हालांकि महिला ने इस दौरान पेट पर भी मारने का आरोप लगाया, कमरे में बंद करने का आरोप लगाया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह हाई वोल्टेज ड्रामा कन्नौज का, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
ने भी सर गाली दी, मैंने मना नहीं, मैंने भी गाली दी। फिर जब इन्होंने मेरे पेट में लात मारी। आपके पति अभी कहाँ? मेरे पति उनके अंटर में, मेरे पति को भी इन्होंने मारा। और मेरे पति की प्रॉब्लम है कि अगर कुंडी लगा दो, गेट से बाहर लगा दो कुंडी, तो मेरे पति को सप्लिकेशन होती है, उन्हें दम घुटता है। अगर उनका कुछ हो गया उनको, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पुलिस वाले लेंगे। सर मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो, और मेरी जंजीर, मेरे पति की जंजीर और मेरी जंजीर सोने की, सर इन्होंने मारा तो जंजीर वहीं गिर गई। बल्कि सब इंस्पेक्टर सबके सामने कह भी रही थी कि मेरे पास रखी। मेरे पति की जंजीर किसके पास है वो नहीं पता। तो इस बीच कन्नौज से एक और बड़ी खबर, तेज रफ्तार टेम्पो का कहर। बड़ी जानकारी, 2 बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार घायल। सदर कोतवाली जा रहे थे बाइक सवार, लोगों ने टेम्पो को दौड़कर पकड़ा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, लोगों ने टेम्पो चालक को पकड़ लिया है और इस दौरान टेम्पो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घायलों की। हालांकि पैर में काफी चोटें भी आई है और गनीमत रही कि जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने दौड़कर टेम्पो चालक को पकड़ लिया। 2 बाइक सवार को टेम्पो चालक ने जोरदार टक्कर मारी थी। टीवी स्क्रीन पर ये आप तस्वीरें, दोनों ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेटर कहाँ है भैया? कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ इनका? जो मकन नगर निखर के रहे। मकन नगर निकल के जलालपुर तरफ? नहीं, मकन नगर निखर के रहे, जलालपुर बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सराय मीरा और मकन नगर के बीच। तो कैसे टक्कर लगी इनके? हम तो थे नहीं। तो किससे मारी टक्कर? टेम्पो वाले ने। ये लोग बाइक से थे क्या? नहीं, मुझे मोटरसाइकिल से थे। लेटर कहाँ है भैया? तो खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति और ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने कहा है कि मृतका के भाई की ओर से शिकायती पत्र भी मिला है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के कारणों का पता लग पाएगा। तो इस बीच चित्रकूट से एक बड़ी खबर, हिरासत में ली गई है निखत अंसारी। बड़ी जानकारी, अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची थी जेल। चित्रकूट जेल में बंद है पति अब्बास अंसारी। मोबाइल और प्रतिबंधित सामान लेकर पहुंची थी जेल। डिप्टी जेलर के कमरे में हो रही थी मुलाकात। साथ ही तलाशी में बरामद हुआ है मोबाइल और सामान। डीआईजी जेल प्रयागराज को सौंपी गई है जांच। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अब्बास अंसारी से मिलने के लिए वो जेल पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि उनके पास मोबाइल फोन था और भी कुछ सामान थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन पुलिसकर्मियों की वजह से जेल तक मोबाइल फोन पहुंचा, चेकिंग के दौरान कई तरह के अब सवाल भी उठने लगे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चित्रकूट से आपकी स्क्रीन पर। हिरासत में ली गई है निखत अंसारी। अब्बास अंसारी से मिलने के लिए पहुंची थी जेल। तलाशी में बरामद हुआ मोबाइल और सामान। साथ ही डीआईजी जेल प्रयागराज को सौंपी गई है जांच। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये अहम खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरता, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चित्रकूट से। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चित्रकूट में अब्बास और निखत की मुलाकात का मामला। बड़ी जानकारी, मुलाकात मामले में हुई है बड़ी कार्रवाई। जेल अधीक्षक अशोक सागर हुए हैं सस्पेंड।
डीलर संतोष कुमार भी सस्पेंड हुए हैं। डिप्टी जेलर पीयूष पांडे और 5 बंदी रक्षक भी सस्पेंड हुए हैं। शासन को लिखा गया पत्र, जेल अधीक्षक के खिलाफ जांच के लिए पत्र भी भेजा गया। अब्बास अंसारी की जेल ट्रांसफर की सिफारिश की खबर अब सामने आ रही है। बड़ी कार्रवाई आपको बता दें कि जिस तरीके से अब शासन को पत्र भी लिखा गया था और इसी कड़ी में कार्रवाई के तहत सस्पेंड किया गया है। तो बिजनौर के चांदपुर इलाके के गांव खैरपुर जागीर में बीती रात में एक घर में घुसकर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की। पीड़िता की ओर से आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई, तो वहीं घायल महिला को सीएससी सियाओं में भर्ती कराया गया। पूछताछ पर पीड़िता ने कहा कि वो घर पर अकेली थी। बीती रात को गांव के ही रहने वाले दबंगों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। वहीं घायल महिला ने अपने चचेरे ससुर पर भी डंडा मारने का आरोप लगाया। महिला ने कहा है कि उसने वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। सर में डंडा लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बता दें कि पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि 9 फरवरी को आरोपियों के परिवार की नेहटोर थाना क्षेत्र में बारात गई हुई थी, जहां बच्चों में झगड़ा भी हुआ था, जिसको लेकर आरोपियों ने शुक्रवार की रात में घर पर सो रही अकेली महिला को देखकर घर में घुस गए और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ शिकायती पत्र दे दिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। इन्होंने अपना बदला लेने के लिए किसने? समरपाल सिंह, आलेंदर, सचिन, राहुल। अच्छा, किस बात पे हुई थी झगड़ा? बच्चों में वहाँ डीजे पे हो गया था ना। कहाँ? गांव में? नहीं, शादी में। अच्छा, फिर नाटो तो कल पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने अपने बच्चों की गलती भी मानने को कहा कि हम भाई हमारे बच्चों ने गलती कर दी, पर उन्होंने रात में आवाज़ दी आकर कि बबलू वो खोलिए गेट। अब इन्होंने सीधा सिवा जैसे गेट खोला पटापट। तो इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, बिजनौर से बड़ी जानकारी। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने साइकिल को मारी जोरदार टक्कर। साइकिल सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गया था। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। थाना नगीना देहात के सत्तारवाला इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गया था, लेकिन तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला। साइकिल सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बिजनौर से तेज रफ्तार का दिखा कहर। कार ने साइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर। साइकिल सवार की मौके पर ही मौत। ये तस्वीरें घटनास्थल की हम आपको दिखा रहे हैं सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें घटनास्थल की। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को रौंद दिया और इस हादसे में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें घटनास्थल की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिजनौर से ये पूरा मामला। तो खबर लखनऊ से, जहां पर मोमिन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा है कि पसमानदा मुसलमानों की हितैषी है, तो पहले मुस्लिम नफरत की मानसिकता छोड़कर पसमानदा उत्थान की योजनाओं को लागू करें। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पसमानदा मुसलमानों को रोजगार शिक्षा से जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो बजट 2023-24 में लाया गया है उसमें सिर्फ 3027 करोड़ का बजट दिया गया है, जबकि 2022-23 में माइनॉरिटी का बजट 5,000 करोड़ था, लेकिन अब इसमें कमी देखी गई। आपको बता दें कि आंसर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निशाना बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कई आरोप भी बीजेपी के ऊपर उन्होंने लगाए हैं। हम जाके सत्ता पक्ष के लोग जब जा रहे हैं पसमानदा की बात करने जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब उसके अंदर कोई पसमानदा पदाधिकारी ना होके दूसरे लोग वहां पर रहते हैं और वहां पर उन्हीं के लिए काम नहीं किया जा रहा है। हमारा ये कहना है, मोमिन साहब सभा का साफ तौर पे कहना है कि जब वक्फ संपत्तियों से
35,000 करोड़ की आमदनी हमारी केंद्र सरकार को मिलती है पूरे भारतवर्ष से, तो वो पैसा क्यों ना हम माइनॉरिटीज़ के ऊपर खर्चा करें। जब हम माइनॉरिटीज़ में, खासकर मुसलमानों का पैसा है, मुसलमानों के पसमानदा कौमों पे, महरूम तबकात पे वो पैसा खर्चा होना। तो मेहीपुरवा के सुजौली थाना क्षेत्र में रेंजर पर कार्रवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि एक विवाद मामले में पीड़ित के साथ ग्रामीणों ने थाना सुजौली में रेंजर के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर भी सौंपी थी और एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर चेतावनी भी दी है, जिस पर पुलिस ने वीके मिश्रा के खिलाफ शिकायती पत्र प्राप्त कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में देर रात ट्रेन से 1 दर्जन गौवंश पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि जिसके बाद आधा दर्जन से अधिक गौवंश पशु घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के किनारे तड़पते रहे। सूचना मिलते ही गौरक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मृत पड़े गौवंश पशुओं को दफनाया। वही मामले पर जानकारी देते हुए गौरक्षा दल के राष्ट्रीय प्रवेश प्रवक्ता नागेंद्र कुमार ने बताया है कि योगी सरकार ने गायों की दुर्दशा को देखते हुए एक फरमान जारी किया है, जिसके अनुसार अगर किसान एक गाय पालता है तो वो गौशाला की तरह सरकार सीधे सीधे किसान के खाते में खर्चा भेजेगी। जिस सूचना पर तुरंत राष्ट्रीय गोरक्षक दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और घटना स्थल पर उन्होंने पाया कि 18 गोवंश हैं, जिसमें से 7 गोवंशों की गंभीर हालत में गंभीर थे और 11 गोवंश की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को दिया गया। सूचना प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी वहां मौजूद हुए और उसके बाद मृतक गोवंश का अंतिम संस्कार कराया गया और घायल गोवंशों को गौशाला पहुंचाया गया। तो राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए। सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एल वेंकटेश्वरलू जी, श्री प्रशांत बनर्जी, श्री सुशांत नायक, श्री राम ट्यूलरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशिश ग्रुप, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में कुछ नयापन किया है, ऐसे उपस्थित सभी मित्रों, मैं आप सबकी ओर से और प्रदेश शासन की ओर से आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी का यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या भूमिका का निर्वहन कर सकता है,
वह पिछले 9 वर्ष के अंदर एक नए भारत की जो तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रही है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्तव में जो मुख्य यानी जिसको आप एक सीईओ कह सकते हैं, वो आज आपके सामने हैं और वह हैं भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। मित्रों, ये संवाद हम सबको भले ही इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्राप्त होगा ही, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति हो या समाज, अगर हम समय से एक कदम आगे चलने की स्थिति में नहीं होंगे तो समय हमें पीछे धकेल देगा। हम विकास की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हमें हमेशा समय से एक कदम आगे बढ़कर के सोचना पड़ेगा और ई मोबिलिटी में और उसकी फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं, इस सत्र में अपना मुख्य उद्बोधन देने के लिए जिनके पास ये विजन है और उस विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने की एक क्षमता है, वह नाम है नितिन गडकरी जी के रूप में। वह व्यक्तित्व आज हम सबके सामने आए हैं। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रति उनकी शुभेच्छा रही है। उत्तर प्रदेश के और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबको देखने को मिलता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाईवे को 2 लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन में, 6 लेन को 8 लेन में, 6 लेन को 12 लेन का एक्सप्रेसवे भी, देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच में भी विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 घंटे लगते थे और आज 45 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ आ सकते हैं। मुझे याद है जब 2 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 जनवरी 22 को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना था। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास वहां प्रारंभ प्रस्तावित था और उस शिलान्यास के कार्यक्रम को करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम भी दे दिया था, लेकिन विजिबिलिटी के कारण पायलट ने अलाउ नहीं किया। तो मेरे पास जानकारी हुई तो मैंने हिम्मत की, मैंने कहा अगर पीएम साहब बाई रोड आ सके तो लोगों के लिए कल्पना थी क्या ये संभव हो पाएगा। ये वो समय था जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने कहा क्या तैयारी है, मैंने कहा भी अगर आ सके तो हम लोग तैयार हैं। दिल्ली से मेरठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए और मात्र 45 मिनट से कम समय प्रधानमंत्री जी को वहां आने में लगा। मुझे याद है उससे पहले 5 साल पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 घंटे 5 घंटे लग जाते थे। लोग नहीं, अब मैं देखता हूं दिल्ली के लोग जो मेरठ के लोग हैं, दिल्ली में काम करते हैं, वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, वापस मेरठ आ जाते हैं, कार्य करके वापस आ जाते हैं। ऐसे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कहीं भी इस कनेक्टिविटी का लाभ आज हम देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी को बेहतर होने का परिणाम इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता के पीछे वह भी एक रहस्य है। यही नहीं, देश का पहला वाटरवे प्रारंभ हो हल्दिया से वाराणसी के बीच में, वह भी आपके पास जब ये विभाग था आपने इस कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया और अभी
13 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज का शुभारंभ वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में वह रिवर क्रूज भी प्रारंभ किया है, जो वाराणसी से प्रारंभ होकर के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। उस विजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और वर्तमान की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में हमारी क्या प्रोग्रेस है, हम लोग इससे आगे जाकर के हाइड्रोजन एनर्जी का, इथेनॉल के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के साथ साथ हम हाइड्रोजन एनर्जी का उपयोग इसमें कैसे कर सकते हैं, यह आज की और फ्यूचर की हमारी संभावनाएं हैं, जिस फील्ड में हमें कार्य करने की आवश्यकता है। आज के दिन पे सच है कि देश के अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वह ज्यादातर ई रिक्शा के रूप में है। 2 व्हीलर सबसे अधिक कर्नाटक के पास है और 4 व्हीलर महाराष्ट्र के पास है। ये 3 राज्य देश के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादातर। तो यूपी की खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।